कि कभी कभी खुदा किसी को यूं जवाल देता है, कभी कभी खुदा किसी को यूं जवाल देता है और उरूज तो देता है मगर दिल से निकाल देता है। मेरी लुगाई पूरी पूरी मुसलमान है, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, थाले बहम है। आप राम जी की बात कर रहे हो। रामगंज में मेट्रो का स्टेशन बन रहा था, आपने रामगंज का राम जी का नाम था ना, इसलिए मेट्रो स्टेशन खत्म कर दिया। हमने अप्रूव किया था तो भगवान श्री राम के ऊपर था। भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाई। आपकी तरह ऐसे इस तरह के भाषण, नफरत, ये सब चीजें नहीं सिखाई। बीएलओ कह दिया सस्पेंड हो जाओगे, कई बीएलओ ने सुसाइड कर ली और कई बीएलओ बिल्कुल फूट गए कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा किसी सूरत में, आपने अगर मेरे को फर्जी नाम काटने के लिए कहा तो। आईफा आपने ऑर्गेनाइज की और फिल्म स्टारों को किसानों की खून पसीने की कमाई के 100 करोड़ रुपए दे दिए। किस बात के लिए दे दिया आपने 100 करोड़ रुपए? सीएम हमारा बनवा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी तरफ से बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिपेंडेंट की तरह बात कर रहे थे, न सरकार की तरफ से बात कर रहे थे, न हमारी तरफ से बात कर रहे थे। और सभापति महोदय, आपको भी आसन से कहना पड़ गया, 2 साल हो गए कि काम करा दो, काम नहीं कर रही सरकार। बड़े अफसोस की बात है। अरे मंत्री महोदय बिराजिए। टाइम जीरो कराओ, आप टाइम जीरो कराओ। सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब के एड्रेस पे धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी मेरे से पहले साथी बोल रहे थे, सरकार से काम की डिमांड कर रहे थे, सीएम हमारा बनवा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी तरफ से बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिपेंडेंट की तरह बात कर रहे थे, न सरकार की तरफ से बात कर रहे थे, न हमारी तरफ से बात कर रहे थे। और सभापति महोदय, आपको भी आसन से कहना पड़ गया, 2 साल हो गए कि काम करा दो, काम नहीं कर रही सरकार। बड़े अफसोस की बात है। मैं ऐसी सरकार के लिए जो बिल्कुल घमंड में डूबी हुई है, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि कभी कभी खुदा किसी को यूं जवाल देता है, कभी कभी खुदा किसी को यूं जवाल देता है और उरूज तो देता है मगर दिल से निकाल देता है। तो जनता के दिल से निकल चुके हो आप लोग, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इनको आम आदमी का दर्द नहीं नजर आ रहा। जिन लोगों को आता हुआ तूफान नहीं दिखता है, जिन लोगों को आता हुआ तूफान नहीं दिखता है और जिन लोगों की आंखों पे हुकूमत का नशा तारी है, जिन लोगों की आंखों पे हुकूमत का नशा तारी है और जिन लोगों की कुर्सी अहंकार में डूबी हुई है, जिन लोगों के दिलो दिमाग पर भ्रष्टाचार छाया हुआ है, जिन लोगों के को न्याय अन्याय का फर्क महसूस नहीं हो रहा है, जो लोग नफरत के बीज बोके लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में आना चाहते हैं, उन लोगों से कहता हूं, मेरे दौर की हर धड़कन पर, मेरे इस दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार की मरी हुई व्यवस्थाओं का फजाओं की व्यवस्था भारी है। मेरे दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार की मरी हुई व्यवस्था की फजाओं का जहर भारी है। हर दोबारा सुनाऊंगा, बहुत अच्छा शेर है, बहुत दोबारा सुनाऊंगा। मेरे दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार, मेरे दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार की मरी हुई फजाओं का जहर भारी है। भ्रष्टाचार की फजाओं का जहर भारी है। और कैसे है कि हर शख्स का दम घुट रहा है, हर शख्स का दम, आसन को संबोधित कीजिए, आपका समय जा रहा है। हर शख्स का दम घुट रहा है, हर नौजवान बेरोजगार है। बेरोजगारों की संख्या मालूम है कितनी आपको? 8 करोड़ की आबादी हो गई राजस्थान की, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, आपको पता नहीं है। और लोग सड़कों पे हैं, जिस दिन सड़कों पे आएंगे आपको पता लग जाएगा। राजस्थान बेरोजगारी में चरम सीमा के ऊपर है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल पूरे राजस्थान में फैला हुआ है और आप लोग कोई उसकी सुध नहीं ले रहे हो। अभी मनरेगा पे बोल रहे थे, आप आसन को संबोधित कीजिए। अभी मनरेगा पे बोल रहे थे और वीबी ग्राम जी की बात कर रहे थे। कल एक पत्रकार ने भीलवाड़ा से आने वाले एमएलए को वीबी ग्राम जी की फुल फॉर्म पूछ ली।
फुल फॉर्म नहीं बता पाए। फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म बता दो। राम जी कहने में परेशानी होती है। विकसित भारत। अरे राम, आप बोले आसन विकसित भारत। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। आप विराजिए सदस्य। रोजगार आजीविका मिशन। गारंटी अंग्रेजी, रोजगार हिंदी, मिशन अंग्रेजी। अरे आपके पास शब्द नहीं थे तो कोई संस्कृत के शब्द ले लेते, उर्दू के ले लेते, यहाँ की मातृभाषा है हिंदुस्तान की, उसके लफ्ज ले लेते। और कह रहे हो राम जी से नफरत है, राम जी से नफरत है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप राम जी की बात कर रहे हो। रामगंज में मेट्रो का स्टेशन बन रहा था, आपने रामगंज का राम जी का नाम था ना, इसलिए मेट्रो स्टेशन खत्म कर दिया। हमने अप्रूव किया था, बड़ी चौपट से मेट्रो का उद्घाटन किया हमने उद्घाटन किया, और रामगंज में स्टेशन था। और आप सब लोगों ने मिलके कि रामगंज स्टेशन नहीं होना चाहिए, उसको आगे ट्रांसपोर्ट नगर ले जा रहे हो। क्यों ले जा रहे हो भाई? जब पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, सारा कुछ था, तो क्या किया आपने राम की बात करके राम जी के नाम से स्टेशन को हटा रहे हो। कितना अच्छा होता कि जयपुर की मेट्रो चलती और एक स्टेशन आता रामगंज, तो भगवान श्री राम के ऊपर था। भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाई। आपकी तरह ऐसे इस तरह के भाषण, नफरत, ये सब चीजें नहीं सिखाई। नफरत के उसमें डूबे हुए लोग हो आप लोग, तो पूरे उसमें नफरत फैला रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी सुध ले लो, और अभी भी मेरी गुजारिश मान लो। अच्छा, अनोबैम है, मेरी लुगाई पूरी मुसलमान है, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, थाले बैम है। वो इशारा खटी और है, कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाह वाली बात हो रही है, मेरे पे मत शक करो आप। तो और वैसे ही हिंदुस्तान है, यहाँ सब चीज जायज है। खैर, बहरहाल मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा तो एक ही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि अभी भी सुधर जाओ आप, अभी भी मौका है, और उस रामगंज के स्टेशन को बहाल कर दो। मंत्री महोदय संज्ञान लो और रामगंज के स्टेशन को वापस बहाल कर दो। ये आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी। दूसरी जगह से तो आपको राम का नाम बनाने के लिए अंग्रेजी शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ सीधा रामगंज स्टेशन है, सीधा रामगंज मेट्रो, उसको चालू करो। क्यों बंद कर रखा है उसको आपने? तो मैं ये आप सबको कहना चाहता हूं। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने खूब वाहवाही बटोरी कि साहब अमेरिका से सेटलमेंट हो गया और अमेरिका ने हमें टैरिफ माफ कर दिया। लेकिन टैरिफ किस चीज पे माफ किया पता सभापति महोदय? टैरिफ माफ करने के लिए इनको हिंदुस्तान के पूरे किसानों की कुर्बानी देनी पड़ी, और उनके कृषि मंत्री का बयान आया है। और क्या है, कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं कि हमारे अमेरिका के किसानों को फायदा होगा और अमेरिका में हम एक्सपोर्ट 0% भी कर पाएंगे, और अगर वो 0% भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो हमारे सारे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट का, किसानों का क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो वहां की फसलें 0 पे आएगी, हम फिर 18% देंगे उनको, और वहां की फसलें यहाँ 0 पे आएगी, तो हमारे किसानों का दम घोट करके अगर ये कोई एग्रीमेंट करेंगे। और इसकी खबर कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में खबर नहीं दे रहे हैं लोग, पार्लियामेंट में नहीं बता रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको और पूरे सदन को ये बात बता देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, राज्यपाल के अभिभाषण में आपने बहुत सारी बात करी, और पूरा लवाजमा 192 करारों का आपने पढ़ दिया, अभिभाषण पढ़वा दिया, लेकिन एक बात भूल गए, ऋण की बात भूल गए। मैंने सभापति महोदय एक सवाल लगाया, और पिछले साल लगाया कि राजस्थान में इस पिछले 1 साल में कितना ऋण लिया गया, तो आपको ताज्जुब होगा। पिछले 1 साल की बात बता रहा हूं, 24-25 की। मेरे पास जो फिगर आया है, डोटासरा जी फिगर दिया इन्होंने, 1,49,203 करोड़ रुपए, ये पहले साल में ले लिया आपने। पहले साल में 1.5 लाख करोड़ का लोन ले चुके हो आप, और पूरे राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया आपने। और आप ये कह रहे हो कि अभिभाषण में आप उनको धन्यवाद प्रस्ताव दें।
ऐसे चीजों पे धन्यवाद नहीं दिए जाते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया है इसलिए बोल रहे। लेकिन आपको यह सबक लेना चाहिए कि इस तरह से आप अगर बजट को मैनेज करोगे तो आप 5 साल मुश्किल निकालोगे। 5 साल आपको निकालने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और एक बात मैं और करना चाहता हूं, अभी ट्रैफिक की बात करी इन्होंने, ट्रैफिक की बात करी, और ट्रैफिक की क्या बात करी, आप ही के विधायक कर रहे हैं। ट्रैफिक नहीं संभल रहा, और ट्रैफिक के नाम पे क्या किया इन्होंने, जयपुर कमिश्नरेट नहीं 20,000 ई रिक्शाओं को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया भाई? जब मैंने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि साहब आपने इनको क्यों बैन कर दिया, इनको क्यों हजारों रुपए चालान कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मोटर एक्ट में चालान कर सकते हैं हम ई रिक्शाओं का। तो खाली ई रिक्शा पे मोटर एक्ट लागू है क्या? जगवार मर्सिडीज पे ही मोटर एक्ट लागू नहीं है? उनको अगर 2 दिन भी बंद कर देते ना कि यहां से यहां तक जगवार नहीं जाएगी, मर्सिडीज नहीं जाएगी, तो सुबह पहले इनके ट्रांसफर हो जाते। तो गरीब आदमी पे जोर चला सकते हैं। और विरोधाभासी मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपके एक सवाल के जवाब में आप मेरे को लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि ई रिक्शा के अंदर जो शहर में अलाउ है, आपने संख्या दे दी, टोटल संख्या दे दी आपने 22,000 की। 22,000 की संख्या तो आप अलाउ कर रहे हो, और वो कह रहे हैं हम 250 अलाउ करेंगे। तो आपसे भी भारी है क्या वो? आपने ये मेरे सवाल के जवाब में लिखा है, मतलब मंत्री को क्रॉस कर रहा है अधिकारी, और बिना आपकी परमिशन के और बिना किसी कानून के उनको सबको रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? जब मोटर व्हीकल एक्ट अगर उसमें चालान पे लागू है तो वैसे उन पे भी लागू है, इस पे भी लागू है। फिर आप सारी कारों को रोक सकते हो, सारे व्हीकल को रोक सकते हो। और 20,000 40,000 ई रिक्शा बेचे हैं आपने, बिक्री बंद क्यों चालू रखा हुआ है बिक्री को? और ई रिक्शा बिकने तो देंगे हम, सड़कों पे नहीं आने देंगे। तो जो हजारों आदमी जो ई रिक्शा चला रहे हैं, अपना रोजगार ले रहे हैं, उनके ऊपर लाखों आदमी की रोजगार की गाड़ी चल रही है, तो आप रोजगार को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मंत्री महोदय, जागो और विवेक से निर्णय लो, और पुलिस को आपके ऊपर हावी मत होने दो। आपका काम है, आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है। पिछले साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, और खूब बात इन्होंने इसमें सारी बात लिखी, और एक बात लिखना भूल गए, राइजिंग राजस्थान तो लिखते हो, और राइजिंग राजस्थान पे जब हम सवाल करते हैं कि कितने पैसे खर्च हुए तो नहीं बताते हो, अग्राह्य कर लेते हो सवालों को। जब हम कहते हैं कि आपने इसमें कितना पैसा खर्च किया तो नहीं बताते हो आप। और एक चीज भूल जाते हो, आईफा आपने ऑर्गेनाइज की, और फिल्म स्टारों को किसानों की खून पसीने की कमाई के 100 करोड़ रुपए दे दिए। किस बात के लिए दे दिया आपने 100 करोड़ रुपए? किसने अधिकार दिया आपको 100 करोड़ रुपए देने का? कस्टोडियन हो आप कस्टोडियन हो, आप किसी को गलत फायदा नहीं दे सकते हो। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, जाति मकान नहीं है, घर खरीद के नहीं दे सकते आप, यहाँ रह नहीं सकते, परमानेंट अड्डा नहीं है आपका, जाना तय है। आपके साथी विधायक ने मेंशन कर दिया एसआईआर आपने लागू करी, और खूब जोर शोर से अधिकारियों को डंडा कर दिया। बीएलओ कह दिया सस्पेंड हो जाओगे, कई बीएलओ ने सुसाइड कर ली, और कई बीएलओ बिल्कुल फूट गए कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा किसी सूरत में, आपने अगर मेरे को फर्जी नाम काटने के लिए कहा तो। सारी प्रक्रिया आपके कहने से हो गई। फिर एक दिन अचानक 14 तारीख को संक्रांत के दिन आप सारे कर्मचारियों को बुलाते हो, सारे बीएलओ को बुलाते हो, और आपके कार्यालय से 9-9 हजार 10-10 हजार फॉर्म एक विधानसभा से दे देते हो। क्यों? किसने पावर दे दिए? कौन सा नियम है? किस नियम से दे रहे हो? और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं सभापति महोदय, और विटनेस खड़े करता हूं, जो आदमी 5 साल पार्षद रह लिया उसका नाम भी लिख करके दे देते हो। और मैं कहता हूं कि मेरे सामने लड़े हुए बीजेपी के विधायक ने 300-400 फॉर्म भर के दिए हैं, और उसमें कंडीशन है, जब वो घोषणा करता है तो घोषणा में लिखा जाता है कि 1 साल का दंड होगा, या 1 साल का दंड या सजा, तो दोनों होगी। तो 1 साल की सजा और दंड दोनों का प्रावधान है उसके अंदर। और वो कहता नहीं मैंने तो 400 नहीं, मैंने तो 2000 करें। 2000 साइन करके, और आपके आदमी वहां पर साइन करके उसमें दे देते हैं। और यहां तक की कार्रवाई होती है,
एक आदमी, आप सुनोगे तो बहुत आपको अफसोस होगा, एक आदमी 1948 में जू में नौकरी करी उसने, 1727 में जयपुर के राजा ने उनको लाके जयपुर बसाया, उनके खानदान को, और 1948 में जू में नौकरी करी और भारत सरकार के आदेश पे अफ्रीका गए, फॉरेन टूर किया, उनका भी आपने नाम लिख के दे दिया कि इनका नाम भी काट दो। तो 2000 फार्म भर के दे रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। तो ये सरकारें ज्यादा दिन नहीं रहेगी, ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं चलेगा। जिस दिन सजा होगी उस दिन 2000 साल की सजा होगी, ये तय बात है, ये आप समझ लेना। जिस तरह का काम एसआईआर में आपने पूरे राजस्थान में किया है, आप वो डॉक्यूमेंट मिटा नहीं सकते हो। हम कागज की कॉपी मांग रहे हैं, कागज की कॉपी नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो फॉर्म की कॉपी? और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वो फॉर्म लिए किसने? बीएलओ ने लिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिए, किसने लिए? ये क्यों नहीं बात सामने आती है? और कैसे फॉर्म बट गए? फॉर्म बट करके कैसे बीएलओ के पास पहुंच गए? सुपरवाइजर राइटिंग में जवाब दे रहा है कि जिस आदमी के दस्तखत से, फर्जी दस्तखत करके दे रहे हो, और वो कह रहा है कि जिस आदमी से दस्तखत से फार्म भर के दे रहे हो उसने मना कर दिया कि मेरे साइन नहीं। राइटिंग में एविडेंस है, फोटो है, फोटोकॉपी है, जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान लो और एक दिन चर्चा रखो एसआईआर पे। यहां हम सदन में किस लिए आते हैं? अगर इलेक्टोरल प्रोसेस ही भ्रष्ट कर दोगे आप तो फिर इस पूरी विधानसभा का क्या मतलब है? इस पर चर्चा रखो एक दिन विधानसभा के अंदर और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए सारी बात। आपने कहा, हमने पहले बात करी अध्यक्ष महोदय से कि चर्चा करो। अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंस नहीं है। लोकसभा में पूछूंगा, लोकसभा में चर्चा हुई है, बिहार में चर्चा हुई है, हरियाणा में चर्चा हुई है, तो यहां क्यों नहीं हो सकती एसआईआर पे चर्चा? एक दिन का पूरा प्रोविजन करो और यहां चर्चा करो।